इतिहास की किताबों में दबे पन्नों से निकलकर आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो आज से 4,500 साल पहले हमारे आज के आधुनिक शहरों से भी ज्यादा स्मार्ट और शांत थी। बिल्कुल। और आज का ये डीप डाइव सच में बहुत खास होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण परीक्षा नोट्स पर आधारित है। हमारा मकसद है कि इतने सारे तथ्यों के अंबार में से सबसे दिलचस्प और परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मोती हैं उन्हें चुनकर निकालें। सही कहा। और मतलब ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक तरह की पहेली है जिसे हम सुलझाने वाले हैं। चलिए फिर इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं तो इसे ऐसे देख रहा हूं जैसे हम किसी छिपी हुई बहुत ही एडवांस्ड दुनिया की खोज कर रहे हों। और ये दुनिया कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। अगर हम इसकी कालखंड की बात करें ना, तो रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसे C14 पद्धति भी कहते हैं, उसके अनुसार ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में थी। एक मिनट रुकिए, 2500 ईसा पूर्व मतलब 4,500 साल पहले। जब हम इतने पुराने इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर ये सवाल आता है कि हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं। तो इसका जवाब वो C14 कार्बन डेटिंग ही है। मतलब दुनिया की हर जीवित चीज अपने अंदर कार्बन 14 सोखती है। जब वो चीज नष्ट हो जाती है तो वो कार्बन एक तय गति से कम होने लगता है। खुदाई में जो हड्डियां या अनाज मिले, वैज्ञानिकों ने उसी को मापा। अच्छा, तो ये एक तरह की प्राकृतिक घड़ी है। क्या बात है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात देखिए कि 1920 के दशक तक दुनिया को इस विशाल सभ्यता का अंदाजा तक नहीं था। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और फिर अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला, है ना? हाँ, और जब जॉन मार्शल ने इन दोनों खोजों को जोड़ा तो सब हैरान रह गए। ये तो मिस्र की नील घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बिल्कुल समकालीन निकली। समकालीन ही नहीं, मुझे तो लगता है कई मायनों में उनसे कहीं आगे थी। मतलब मैं इस सभ्यता के आकार के बारे में पढ़ रहा था और मैं हैरान हूं। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर का एक त्रिभुजाकार इलाका। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पश्चिम में सुतका-गेंडोर से पूर्व में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। बिना किसी आधुनिक परिवहन व्यवस्था के। ये तो ऐसा है जैसे उस जमाने का कोई यूरोपीय संघ या EU हो। सच में। और स्टुअर्ट पिगट जैसे विद्वानों ने तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां तक कह दिया था। यहाँ सबसे आकर्षक बात जो मुझे लगती है वो है इन शहरों का नगर नियोजन। मतलब पूरा शहर एक ग्रिड प्रणाली पर बसा था। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर समकोण पर काटती थीं। हाँ, और उनकी जल निकासी व्यवस्था तो अद्भुत थी। पक्की ईंटों से बनी नालियां पत्थरों से ढकी होती थीं। और वो ईंटें पूरी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ईंटों का आकार एक ही था, 4:1 का अनुपात। और जरा सोचिए, उस जमाने में कोई इंटरनेट या व्हाट्सएप ग्रुप तो था नहीं जहां से ऑर्डर पास हो जाए। बिल्कुल। बिना किसी केंद्रीकृत व्यवस्था के इतनी बड़ी एकरूपता होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और घरों के निर्माण में भी एक अजीब चीज थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे गली में खुलते थे। शुरू में लगता है कि कोई अपना मेन गेट पीछे क्यों बनाएगा। इसके पीछे प्राइवेसी और धूल मिट्टी से बचने का विचार था। मुख्य सड़क पर शोर और धूल होती होगी ना। हाँ, लेकिन लोथल इसका एक बड़ा अपवाद था। वहां दरवाजे मुख्य सड़क पर ही खुलते थे। वो इसलिए क्योंकि लोथल कोई आम रिहायशी शहर नहीं था। वो एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। व्यापारियों को तो ग्राहकों तक सीधी पहुंच चाहिए ना। बिल्कुल सही। और धोलावीरा का भी एक अपवाद है। आमतौर पर शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे, लेकिन धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। हाँ, वो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से योजना बदलते भी थे। तो इतने सुनियोजित शहरों को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा और मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए होगी। तो वे कमाते कैसे थे? क्या सच में वो सिर्फ वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर निर्भर थे? हाँ, बिल्कुल। सिक्कों का चलन नहीं था। वो चर्ट नाम के पत्थर से बने बांट या वेट्स का इस्तेमाल करते थे, जो 16 के अनुपात में होते थे। और वे सिर्फ अनाज का आदान प्रदान नहीं करते थे। कृषि भी तो बहुत उन्नत थी उनकी। कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं। सही कहा। और आपको पता है, कपास उगाने का श्रेय सबसे पहले इन्हीं को जाता है। यूनानी लोग इसे सिंडोन कहते थे। अच्छा, तो व्यापार में मेसोपोटामिया के लोग इन्हें क्या कहते थे? कुछ मेलुहा नाम का जिक्र है ना? हाँ, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो माना जाता है कि सिंधु घाटी के लिए ही था। वे तांबा, सोना, टिन और लाजवर्द जैसे कीमती पत्थरों का आयात भी करते थे। क्या बात है। यहाँ व्यापार और ज्ञान की इतनी सटीक बात हो रही है
तो जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक बेहद जरूरी जानकारी साझा करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। अगर ऐसे ही शानदार, परीक्षा के लिए सटीक और बिना समय बर्बाद किए टू द पॉइंट जानकारी चाहिए तो एग्जाम बूस्टर शॉर्ट यानी एग्जाम बूस्टर शॉर्ट चैनल को जरूर देखें। ये चैनल ऐसे ही हाई यील्ड तथ्यों का पावर हाउस है जो किसी भी परीक्षा को क्रैक करने में मदद करेगा। तो सिर्फ 10 मिनट के फोकस के साथ अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एग्जाम बूस्टर शॉर्ट चैनल को जरूर एक्सप्लोर करें। बिल्कुल, तैयारी एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए, जैसे सिंधु घाटी वालों का व्यापार था। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना व्यापार कर रहे थे, क्या सच में इतने बड़े साम्राज्य में तलवारें नहीं थी? क्या उन्हें लोहे का बिल्कुल ज्ञान नहीं था? देखिए, लोहे का ज्ञान तो उन्हें बिल्कुल नहीं था। वे कांस्य युग के लोग थे और हाँ, कोई युद्ध के बड़े हथियार नहीं मिले हैं। तो क्या वे सच में इतने शांतिप्रिय थे? पुरातात्विक साक्ष्य तो यही बताते हैं। वे युद्धप्रिय कम और शांतिप्रिय अधिक थे। और अगर समाज की बात करें तो भारी मात्रा में मिली मातृ देवी की मूर्तियों से पता चलता है कि समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। महिलाओं की स्थिति काफी मजबूत रही होगी। और उनके धार्मिक जीवन के बारे में क्या? वे प्रकृति की पूजा करते थे। स्वास्तिक के चिन्ह की उत्पत्ति भी वहीं से मानी जाती है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव या आद्य शिव की एक मुहर मिली है। अरे हाँ, जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा बने हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरी सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला, कोई संस्थागत धार्मिक इमारत नहीं थी। ये सच में अचरज की बात है। और वो मोहरे जिन पर एक श्रृंगी पशु यानी यूनिकॉर्न अंकित हैं। हाँ, 2000 से अधिक सेलखड़ी या स्टीएटाइट की मोहरें मिली हैं। और एक और दिलचस्प तथ्य, क्या? उन मोहरों पर सांड के चित्र तो है, लेकिन गाय का कोई चित्र नहीं मिला है। अच्छा, ये तो बहुत ही अजीब बात है। खैर, अगर हम प्रमुख नगरों की बात करें तो मैं इसे एक क्विक फायर राउंड की तरह देखना चाहूंगा, जैसे हड़प्पा के 12 अन्नागार और वो R37 कब्रिस्तान। हाँ, और मोहनजोदाड़ो, जिसे मृतकों का टीला भी कहते हैं, वहां का विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, जिसे हम एक प्राचीन पब्लिक लग्जरी पूल कह सकते हैं। और इसे वाटरप्रूफ कैसे बनाया था उन्होंने? उन्होंने ईंटों के ऊपर बिटुमेन यानी प्राकृतिक डामर की एक मोटी परत चढ़ाई थी। अद्भुत इंजीनियरिंग। अच्छा, चन्होदड़ों की क्या खासियत थी? चन्होदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहां वक्राकार ईंटें मिली और वहां कोई दुर्ग या सिटाडेल नहीं था। ये उनका सौंदर्य प्रसाधन या मेकअप का केंद्र था। और वो कौन सी जगह है जहां कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? वो रूपण है। वहां मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के सबूत मिले हैं। और चावल की भूसी और अग्निकुंड? वो लोथल से मिले हैं। वैसे अग्निकुंड कालीबंगा में भी मिले हैं। और अगर भारत में हड़प्पा के सबसे बड़े स्थल की बात करें तो वो राखीगढ़ी है। क्या बात है, एकदम अल्टीमेट। सबका असल में क्या निष्कर्ष निकलता है? इतना कुछ हासिल करने के बाद ये शानदार सभ्यता आखिर 2000 से 1700 ईसा पूर्व के बीच गायब कैसे हो गई? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। विद्वानों में इसे लेकर काफी मतभेद है। पहले मार्टिन ऑफ व्हीलर जैसे लोग मानते थे कि आर्यों ने आक्रमण किया, पर अब तो उस थ्योरी को नकार दिया गया है ना? हाँ, अब उसे नहीं माना जाता क्योंकि युद्ध या नरसंहार के सबूत नहीं मिले हैं। जॉन मार्शल बाढ़ को कारण मानते हैं और कई वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन या भूतात्विक बदलाव को इसका मुख्य कारण मानते हैं। मतलब कोई एक रातों रात होने वाली घटना नहीं थी? बिल्कुल नहीं। नदियां सूख गईं, मॉनसून कमजोर हुआ और कृषि चौपट हो गई। पतन के बाद भी लोग पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बस वे ग्रामीण इलाकों में चले गए, जिसे हम उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। रंगपुर इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो सभ्यता खत्म नहीं हुई, उसका शहरीकरण खत्म हो गया। बिल्कुल। बिना हथियारों के, बिना लोहे के, व्यापार और शांति के दम पर इतना विशाल साम्राज्य चलाना सच में अकल्पनीय है। और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक खुला विचार छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। क्योंकि उनकी वो बूस्टोफिडॉन लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो जरा सोचिए, आजकल AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पुरानी लिपियों को समझने के लिए हो रहा है। जिस दिन किसी AI ने वो लिपि पढ़ ली, उस दिन हमारे इतिहास की कितनी स्थापित धारणाएं हमेशा के लिए बदल जाएंगी। सच में, वो दिन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही पलट देगा। शायद हमारी आज की इस भाग दौड़ भरी आधुनिक दुनिया को भी उन 4500 साल पुरानी ईंटों से शांति और बेहतरीन योजना का एक बड़ा सबक सीखना बाकी है। सोचते रहिए, एग्जाम बूस्टर शॉर्ट के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और ज्ञान की गहराइयों में गोते लगाते रहिए।